नौकरानी एक घर के लिए कितनी जरूरी होती है, आइए देखते हैं। अरे बहू, ये देख, सारा साबुन बर्तन में रह गया। ये नौकरानी कोई काम नहीं करती, गंदा काम करके चली जाती है और ढेर सारा पैसा ले जाती है। अरे मम्मी जी, उसने तो साफ किया ही था। मेरे ही हाथ से इस ग्लास में सर्फ गिर गया था। अरे बस कर झूठी, उसे बचाने के लिए सारी जुगत लगा ले, लेकिन मैं तो इसे निकाल कर ही रहूंगी। हमारे जमाने में ना कोई नौकरानी थी और ना ही ये चिकने बर्तन। चूल्हे के जले बर्तनों को राख रगड़ कर साफ किया करती थी मैं। अरे माँ जी, मैं कहाँ बचा रही हूँ उसे। और वैसे भी आजकल नौकरानी जरूरत नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया है। अब आप बताओ, मैं मुन्ना को नीचे घुमाने ले जाऊं तो लोगों से क्या बोलूं? झाड़ू पोछा खुद लगा रही हूँ। लोग सीधा यही पूछते हैं कि कौन सी नौकरानी काम कर रही है तेरे घर पर। अरे बस कर, ये भी कोई बात होती है? मम्मी जी, आप नहीं समझेंगी। शाम को नौकरानी घर आकर काम कर ही रही होती है कि सास को कहती है, माँ जी, एक बात बोलूं, बुरा न मानना। अरे वैसे तो मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, बात क्या खाक पसंद आएगी। अरे माँ जी, सुन तो लीजिए क्या कह रही है। तो मैंने कौन सा उसका मुंह पकड़ लिया है? अरे माँ जी, वो लाल साड़ी पहनती हो ना पहना करो। सास का गुस्सा अब तो 7वें आसमान पर होता है। अरे वाह जी वाह, क्यों ना पहना करूं? और तू होती कौन है ये बताने वाली कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं? अरे माँ जी, पूरी बात तो सुन लो, वो बोलना क्या चाह रही है। अरे बुरा न मानो आंटी जी। अरे कौन है आंटी? अपनी उम्र देखी है तूने? 2-4 साल ही छोटी होगी मुझसे और मुझे आंटी बोल रही है। बहू सर पर हाथ रख लेती है। अरे अच्छी खासी उम्र दराज हो और आंटी ना बोलूं? मैं तुम्हारी बहू से भी 4 साल छोटी हूं। क्यों दीदी? बोलती भी क्या, एक तरफ सास यानी पति की माँ, तो दूसरी तरफ नौकरानी जिसके बिना घर का काम नहीं चल सकता। वो दरअसल माँ जी की शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी ना। अच्छा ये झगड़ा छोड़ो, ये बताओ तुम माँ जी को लाल साड़ी पहनने से क्यों मना कर रही हो? वो ना, इनकी उम्र की सारी औरतें सोसाइटी में इनके लिए बात करती हैं कि तुम्हारी सास बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम है। बहू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे वाह वाह, कौन बोलता है जी? खुद क्या है यहाँ की औरतें, बाल सफेद लेकिन टाइट जींस और कोई कुछ भी पहने। अरे पहनना हमारा निजी हक है, किसी को कुछ हक नहीं बनता कि वो मेरी सास के लिए कुछ बोले। मैं आज ही जाकर माँ जी के लिए लाल जींस लेकर आऊंगी, फिर देखो कोई क्या बोलता है। अरे चुप लाल जींस। अरे सुन नौकरानी के बच्ची, जाकर बोल दे उन लोगों से कि उन लोगों की तरह मैं उड़ती नहीं फिरती हूं घर बार छोड़कर। अपने बच्चों और नाती पोतों में मन लगाती हूं, ना कि सारा दिन ताश के पत्तों में आंख गड़ाकर 3 पत्ती खेलूं। नौकरानी वहां से चली जाती है। वैसे बहू, नौकरानी के क्या फायदे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे अच्छा तो ये कि पता चल जाता है कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। सोसाइटी में तेरा नौकरानी रखने का इरादा बिल्कुल ठीक था। अगले दिन उन लोगों के घर की बेल बजती है। बहू दरवाजा खोलती है कि सामने कुछ औरतें खड़ी होती हैं। अरे बहू, कहाँ है तेरी सास? बुला जरा। अरे बहन जी, आप सारी एक साथ आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे 3 पत्ते खेलने आई हैं, क्यों खेलोगी? क्यों नहीं, वैसे भी बड़े दिन हो गए, एंटरटेनमेंट हुआ नहीं। बहू जा जाकर पकोड़े तो बना ला। अरे बस करिए, आगे कुछ पीछे कुछ। वैसे तो कहती है कि परिवार पर ध्यान देती है, हमारी तरह 3 पत्तियां नहीं खेलती। हमने कौन सा परिवार छोड़ दिया? सास सक पका जाती है। अब ये किसने कहा? मैं तो कहती हूं कि मैं भी थोड़ा बाहर निकलूं। आपने ही तो कमला नौकरानी से ये सारी बात की थी। सास और बहू को अब सारी कहानी समझ आ जाती है कि सोसाइटी की औरतें क्यों भड़क रही हैं।
माफ करिए आंटी, मैं छोटी हूँ, लेकिन फिर भी पहले तो आप लोगों ने माँ की लाल साड़ी का मजाक उड़ाया था ना। हाँ हाँ, उड़ाया था, लेकिन उससे पहले तो तुम लोगों ने हमारी जीन्स के बारे में बात की थी। अरे क्यों ना पहने हम जीन्स, तुम्हारे पैसों की थोड़ी ना है। सास और बहू सर पकड़कर बैठ जाती है। देखा बहू, ये खेल कर गई तेरी नौकरानी, यहाँ की बात वहां तो वहां की बात यहाँ। दोनों किसी तरह औरतों को समझा बुझाकर घर भेजती है और कसम खाती है कि नौकरानी को नौकरानी ही रहने देंगी। कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। ये ले बेटी तेरा टिफिन। तभी रमन भी वहां आ जाता है। माँ, तुम अकेली ही सारा काम क्यों कर रही हो? प्रतिज्ञा कहाँ है? तुम्हें उसकी फिटनेस का तो पता है ना, बैकयार्ड में एक्सरसाइज कर रही है। फिटनेस और एक्सरसाइज वगैरह ठीक है, लेकिन उसे घर के काम में तुम्हारी मदद भी तो करनी चाहिए। अरे ठीक है, सीख जाएगी। जब तक मैं हूं तुम्हें किस बात की फिक्र? हाँ। इसके बाद रमन और उसकी बहन दोनों घर से निकल जाते हैं और सास घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिज्ञा अपनी एक्सरसाइज पूरी करके थकी हुई गार्डन में ही बैठ जाती है। आज तो पूरे 2.5 घंटे एक्सरसाइज कर ली। नाउ आई एम टायर्ड। थोड़ी देर आराम करके फिर शाम को योगा करूंगी। प्रतिज्ञा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। रमन और रेखा भी घर वापस आ जाते हैं, पर प्रतिज्ञा अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकलती, जिस पर एक बार फिर अपनी माँ को अकेले काम करते हुए देखकर रमन उनसे कहता है, माँ, तुम हर समय अकेले काम में लगी रहती हो, आखिर प्रतिज्ञा पूरा दिन करती क्या है? बेटा, वो थक कर आराम कर रही है, आ जाएगी। तुम हाथ मुंह धोकर डिनर करने आ जाओ। रमन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो सब डिनर करने बैठते हैं। तभी प्रतिज्ञा भी वहां आ जाती है और डिनर में बने खाने को देखकर बोलती है, मम्मी ये क्या, सब कुछ तला भुना बनाया है। ऐसा खाना आप सब और मेरी हेल्थ के लिए कितना खराब है। प्रतिज्ञा, तुम खुद कभी माँ की मदद करती नहीं और ऊपर से खाने में नुक्स निकाल रही हो। अरे बहू, हम सबकी हेल्थ के बारे में ही तो सोच रही है। बहू, मुझे ना वो डाइट वाला और बिना घी तेल का खाना बनाना आता नहीं। कुछ नहीं होता मम्मी, वो भाभी बना लेगी। आखिर इतनी फिटनेस फ्रीक है, डाइट फूड बनाना भी जरूर आता होगा। वो सब डिनर करके सोने चले जाते हैं। अगली सुबह फिर हमेशा की तरह प्रतिज्ञा अपनी एक्सरसाइज और योगा करने लगती है और उसकी सास घर का सारा काम, जिसे करते हुए अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और सीने में दर्द शुरू हो जाता है। मर गई बहू। रमन, अरे कोई तो सुनो। और इसी बीच वे बेहोश हो जाती हैं। सास की आवाज सुनकर प्रतिज्ञा और उसका पति भागते हुए रसोई में आते हैं, जिसके बाद उन्हें लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर प्रतिभा की सास का चेकअप करके कहते हैं, अरे इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बहुत हाई है और दिल भी कमजोर होता जा रहा है। इनका लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत बदलनी होगी। सिर्फ लाइट एंड नॉन ऑयली फूड ही खाना है और कुछ समय तक पूरा रेस्ट, साथ में कुछ एक्सरसाइज या योगा करे तो अच्छा रहेगा। पूरी जांच के बाद डॉक्टर उन्हें घर भेज देते हैं। अब घर का सारा काम प्रतिज्ञा को करना पड़ता है, जिससे वो अपनी सास के साथ पूरे घर को डाइट फूड खिलाना शुरू कर देती है। प्रतिज्ञा, ये क्या बेस्वाद और फीका खाना है, मैं ये सब नहीं खाने वाला। हाँ भाभी, बीमार तो मम्मी है, फिर हम ऐसा खाना क्यों खाएं? प्रतिज्ञा किसी की बात पर कोई ध्यान दिए बिना सास को बढ़िया एक्सरसाइज कराने के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हुए घर का काम करती रहती है। एक शाम रमन प्रतिज्ञा से चाय मांगता है। ये लीजिए, पर मैंने इसमें चीनी थोड़ी कम डाली है। रमन चाय पीता है और तुरंत ही उसे दोबारा कप में पलट देता है। अर्र, कौन सा जहर है? अरे जहां खाने में नमक डालना होता है वहां डालती नहीं और इसमें नमक ही नमक भर दिया। उई माँ, सॉरी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। अरे रहने दो, तुमसे फिटनेस का ध्यान रखने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता।
इसके बाद प्रतिज्ञा कपड़े धोने जाती है, जिसमें वो रंगीन और सफेद सब कपड़े एक जगह मिक्स कर देती है, जिससे एक कपड़े का रंग दूसरे पर चढ़ जाता है और उसी वजह से रेखा की नई ड्रेस खराब हो जाती है। भाभी, ये आपने क्या किया? मेरी नई ड्रेस थी, सारी खराब कर दी। सॉरी रेखा, मुझे पता नहीं था और मैंने सारे कपड़े एक साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल दिए। जहां एक तरफ प्रतिज्ञा घर के हर काम में रोज कोई ना कोई ब्लंडर करती, वहीं सास को एक्सरसाइज कराने और हेल्दी फूड खिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ती, जिस वजह से जल्द ही उसकी सास पहले से भी अच्छी हो जाती है। हेल्दी फूड तो ठीक है, पर बहू आज हम खीर बनाएंगे। मम्मी, मुझसे खाना तो ठीक तरह बनता नहीं, खीर कैसे बनाऊंगी? और अगर अच्छी नहीं बनी तो रमन गुस्सा हो जाएंगे। अरे कोई गुस्सा नहीं होगा, और देखना खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। प्रतिज्ञा की सास उसके साथ रसोई में जाकर उसकी मदद करते हुए खीर बनाना सिखाती है, जिसे खाकर रमन तारीफ करते हुए कहता है, वाह क्या टेस्टी खीर बनी है, मजा आ गया आज तो। आज ये खीर प्रतिज्ञा ने बनाई है। क्या बात, आखिर तुम खाना बनाना सीख ही गई? पूरा तो नहीं सीखा, पर सीख रही हूँ। और इसमें मैं अपनी बहू की बिल्कुल वैसे ही मदद करूंगी जैसे इसने एक्सरसाइज करने में मेरी मदद की। अब प्रतिज्ञा घर के काम में सास की मदद करने लगती है और उसकी सास एक्सरसाइज में प्रतिज्ञा को कंपनी देने लगती है, जिस पर दोनों सास बहू की जोड़ी को देखकर रेखा और रमन भी इंस्पायर हो जाते हैं। आज के बाद हम भी आपके साथ एक्सरसाइज करेंगे। अब पूरा परिवार एक साथ एक्सरसाइज करके डाइट फूड खाने लग हो रही थी। एक तो ऋषि मोटा, ऊपर से कमाई भी कोई खास नहीं, लेकिन कंचन को तो शौक था मॉडर्न बहू लाने का, और उसे एक दिन ऐसी लड़की मिल भी जाती है। हमें तो आपका ऋषि बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मेरी बेटी के शौक थोड़े से अलग है बहन जी। अरे बहन, हमें सब पसंद है। आपकी प्रियंका जैसी लड़की की तलाश मुझे कब से थी। जींस पहनकर अंग्रेजी में गिटर पिटर बोला करे। अरे बहन, जरा सुन तो लो, मेरी बेटी के शौक क्या क्या है। अरे नहीं नहीं बहन, बस लड़की को देख लिया तो सब कुछ देख लिया। आप ना शादी की तैयारी करो, और वो जरा सामान की लिस्ट भी दी है ना मैंने। हाँ बहन जी, सारा सामान शादी से एक दिन पहले ही आपके दरवाजे आ जाएगा। मजा आ गया, मजा आ गया। अब तो बस आप शादी की तैयारी करो। प्रियंका के माता पिता के जाने के बाद कंचन का पति उससे कहता है, अरे भाग्यवान, तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा रही थी शादी की। अरे बोलने तो देती, लड़की की माँ क्या बोलना चाह रही थी। अरे आप चुप रहिए जी, कुछ पता भी है आपको, बस मुफ्त में बोले जा रहे हैं। मेरी दोस्त शशि की बहू देखी, लंबी पतली और पढ़ी लिखी, हजारों में कमाई और संस्कारी भी। अरे पर जब वो मेरी बहू देखेगी तो जल भुन जाएगी। लेकिन तुम तो शादी ऋषि के लिए कर रही हो ना, या शशि के लिए? तुम्हारा लड़का कुछ कमाता भी नहीं है और शरीर भी भगवान की दुआ से फूलता ही जा रहा है। फिर बोले आप हैं? फिर बोले आप? मैंने कहा ना, प्रियंका जैसी जींस पहनकर अंग्रेजी झाड़ने वाली बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। चुप रहिए आप। पति के लाख कहने पर भी कंचन ऋषि की शादी प्रियंका से करवा देती है, लेकिन प्रियंका जैसे ही घर में आती है वैसे ही जोर जोर से चिल्लाकर नाचने लगती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, अरे नाचो मां नाचो। आज मेरे यार की शादी है। कंचन, उसका पति और ऋषि ये देखकर हैरान रह जाते हैं। लग रहा है बहू को शादी की बड़ी खुशी है। हाँ हाँ, बहू क्यों नहीं, हम भी नाचेंगे। अरे नाचो नाचो जी, मुंह क्या देख रहे हो, चलो चलो नाचो, बहू कह रही है। कंचन ये कहकर प्रियंका के साथ नाचने लगती है। ऋषि और उसके पिता वहां से चले जाते हैं। अगले दिन कंचन अपनी सहेलियों को प्रियंका से मिलवाने के लिए घर बुलाती है, जहां शशि भी आती है।
अरे शशि, कैसी हो? मैं ना तुम्हें प्रियंका से मिलवाती हूँ। अरे सच में बहुत ही एडवांस सोच की लड़की है। कितने मॉडर्न ख्यालात है उसके, पता है तुम्हें? अरे हाँ कंचन, जरूर। बच्चों की शादी अच्छी ही होनी चाहिए। और वैसे भी तुझे तो शुरू से ही ऊंचे ख्याल की बहू चाहिए थी। तभी कंचन की सहेली कहती है, अरे कंचन, बुलाओ ना प्रियंका को, हम भी मिल ले। अरे बहू प्रियंका, जरा बाहर तो आना। कई बार आवाज देने के बाद भी प्रियंका बाहर नहीं आती है तो कंचन को बुरा लग जाता है। वो उसे लेकर बाहर आती है, लेकिन ये क्या, प्रियंका लड़खड़ाती हुई बाहर आती है और उसके हाथ में शराब की बोतल होती है। हालांकि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और ये हमारी किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन कंचन की बहू प्रियंका पूरे नशे में होती है। अरे इतने सारे लोग। ये कहकर वो शशि के पास जाती है। आंटी जी, पत्ते खेलेंगी? पत्ते? अरे दूर हो, दूर हो, तुम्हारे मुंह से तो शराब की बदबू आ रही है। अरे कंचन, माना तुम्हें मॉडर्न बहू चाहिए, लेकिन आधुनिकता का मतलब ये तो नहीं ना। बुरा ना मानना कंचन, तुम्हें पता था कि तुम्हारे बेटे की कमाई और शरीर दोनों ही ठीक नहीं है, तो तुम्हें उसी हिसाब की लड़की से शादी करवानी चाहिए थी। ऐसा कहकर सभी औरतें वहां से चली जाती है। तभी प्रियंका की माँ कंचन के घर आती है। अरे बहन जी, बड़ी चालाक निकली आप तो। बिना बताए अपनी पियक्कड़ बेटी मेरे लायक बेटे के गले में बांध दी। आय हाय, बड़ी आई बिना बताए। उस दिन जब मैं ये बात बता रही थी तो तुम तो सुनने को भी तैयार नहीं थी। अब भुगतो तुम। ये कहकर वो वहां से वापस चली जाती है। सबके जाने के बाद कंचन अपना सर पकड़ लेती है। हाय रे, आधुनिकता की अंधी दौड़ में मैं अपनी संस्कृति ही भूल बैठी थी। अब तो राम ही बचाए मुझे। इसका नाम शशि रखते हैं। क्या समझी जी, शशि लड़कियों का नाम है। क्लास के बच्चे इसे चिढ़ाएंगे ना। हाँ, शशि की जगह कोई चिची, शुशी या शुशु बोलेगा तो? हाँ, इसीलिए इसका नाम गणेश रखते हैं। अरे समधी जी, बच्चे की काया तो देखो, दुबला पतला है एकदम। गणेश जी तो मजबूत कद काठी के थे। अपना बच्चा तो सिंगल हड्डी है। ये नाम जमेगा नहीं इस पर। हाँ, भैया की बेटी का नाम थोड़ा मॉडर्न रखती हैं, जैसे रॉकी। रॉकी? रॉकी तो हमारे डॉग का नाम है। अगर ऐसा ही नाम रखना है तो शेरू रख लो। आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अरे कुछ भी बोलना, रॉकी बोलने से तो बेहतर ही है ना। किरण और रवि को पहला बच्चा हुआ था। दोनों के ही परिवार वाले उस बच्चे का नाम रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। 3 महीनों से ये लड़ाई चल रही थी, मगर कोई भी एक ढंग का नाम नहीं रख पाए थे। किरण और रवि इस बात से बहुत परेशान थे, लेकिन परिवार के लोगों के सामने कुछ बोलते भी नहीं थे। दामाद जी पे गया है बेटा, उनका नाम रवि है तो इसका नाम शनि रख देते हैं। शनि देव रवि, यानी सूर्य के ही तो बेटे थे ना। अरे समधन जी, आपने अकल चोर बाजार में बेच दी है क्या? शनि कैसा नाम है? ऐसे तो आप आगे आने वाले बच्चों के नाम साढ़े साती और दैया रख देंगे। हैं? अरे जबान संभाल कर बात कीजिए। और आप भी जबान संभाल कर नाम बताइए। शनि नाम रखोगी तो कोई भी इस पर तेल डालकर चला जाएगा। किरण के सब्र का बांध टूट रहा था। बच्चे पे पहला हक उसकी माँ का होना चाहिए, है कि नहीं? नाम मुझे रखना था, लेकिन सब लोग मिलकर नाम रखना चाहते हैं।
ऐसा लग रहा है कि सब लोग लूडो खेल रहे हैं। कौन पहले नाम रखेगा बच्चे का? बात तो सही कह रही हो तुम, लेकिन तुमने क्या नाम सोचा है किरण? टाइगर। अरे यार किरण, माना कि तुमको टाइगर श्रॉफ पसंद है, पर बच्चे का नाम थोड़ी ना रख देंगे। ऐसे तो मुझे मोगेम्बो पसंद है, तो क्या बच्चे का नाम मोगेम्बो रख दूंगा? हाँ हाँ, मोगेम्बो नाम ही रख देते हैं। देखो तो, सुन के मोगेम्बो खुश भी हो गया। अरे मजाक छोड़ो, देखो मैं पंडित को बुला रहा हूँ, सबको इकट्ठा करके एक नाम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? पंडित जी घर आते हैं और उनके साथ सब बच्चे का नाम रखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। पंडित जी, वैसे तो नाम हम सोच चुके हैं, लेकिन आप भी कोशिश कर ही लीजिए। नाम तो हम भी सोच चुके हैं, दिग्विजय नाम रखेंगे। ऐसा नाम रखो जो मुंह में ना अटक जाए, कोई ऐसा नाम हो जो झट से मुंह से निकले। तो ऐसा करते हैं, दांत नाम रख देते हैं, जल्दी से मुंह से निकलेगा ना। चुप हो जाओ बेटा, मुंह से दूध जैसी बातें नहीं निकाल सकते तो कम से कम गोबर जैसी बातें भी मत निकाला करो। यजमान लड़िए मत, काम खत्म करना है और मुझे और भी दान लेने मेरा मतलब है नाम रखने जाना है। अभी सुबह से एक बच्चे का नाम मुन्नी रख कर आया हूँ। हैं? अरे पंडित जी, ये तो नाम ही बदनाम है। ऐसा नाम रखते हैं अगर आप, तो रहने ही दीजिए। अरे नहीं नहीं, उनका बजट कम था, बजट बढ़ता तो नाम भी बड़ा रख देता। यार विकी नाम रख देते हैं ना। अरे यार, आप ये रॉकी, विकी, आलू टिक्की, काजू चिकी जैसे नाम क्यों रखना चाहती हो इसका? ये बच्चा है, कोई खाने की चीज थोड़ी ना है। हम इस बच्चे का नाम मनहूस रख देते हैं। अरे क्यों? इसके आते ही कितनी लड़ाइयां हो रही हैं घर में। चुप रहो बहू, बच्चे के लिए गुस्से में कुछ भी मत बोला करो। आप मेरी बेटी से अच्छे से बात कीजिए। हाँ 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 करती हूँ। श्री श्री 1008 बहुदेवी जी, कृपया करके क्रोधित होकर शिशु के बारे में बुरे शब्दों के प्रयोग से बचें। अरे मेरी लड़की को ताने मत मारिए आप। तो फिर कोई गाना ही मार दूं? बताइए कौन सा गाना मारूं? कुछ कुछ होता है, या फिर दिल तो पागल है। आपसे तो मुंह मिलाना ही बेवकूफी है। सब लोग नाम को लेकर बहस करने लगते हैं। इस शोर शराबे से परेशान पंडित जी बोल पड़ते हैं। लड़के का नाम रखने में मत होइए परेशान, मेरे पास है इसका एक समाधान। ना लड़के वालों की ना लड़की वालों की मर्जी चलेगी। नाम बच्चे का वही होगा जो पहला शब्द उसकी जुबान बोलेगी। सब पंडित जी के इस उपाय को मान लेते हैं और सब बच्चे के आसपास खड़े होकर बोलने का इंतजार करते हैं। बच्चा थोड़ी देर में बोल उठता है। माँ माँ। मामा बोला, मामा बोला। तो क्या इसका नाम मामा ही रख दे? बात तो यही हुई थी कि जो पहली बात बच्चे के मुंह से निकलेगी वही रख देंगे। बस पंडित जी ने बच्चे का नाम मामा रख के सबको मामू बना दिया। उस दिन के बाद से उस बच्चे का नाम पड़ गया मामा शर्मा। सब इस नाम पे बहुत पछताए, लेकिन अब पछताए क्या हो जब नाम पड़ गया मामा। शिक्षा: कोई भी जरूरी काम शांति से मिलकर करना चाहिए, वरना अनचाहे परिणाम के साथ समझौता करना पड़ता है।